विजय रूपाणी का डीएनए टेस्ट मैच हो गया के सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विमान हादसा 12 जून को जो हुआ, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि डीएनए टेस्ट मैच हुआ कि उनका। संवाददाता गणेश ठाकुर इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, ये जानकारी मिल रही है कि विजय रूपाणी का जो डीएनए टेस्ट था, सैंपल था, वो मैच हो गया के? जी बिल्कुल, डीएनए मैच हो गया है। और अभी सूत्रों से नहीं तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने परिवार से मिलकर ये जानकारी दी है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि विजय भाई रूपाणी का डीएनए मैच हुआ है और अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आज शाम को ही संभवतः उनके पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपा जाएगा और कल पहले गांधीनगर के घर पे और फिर बाद में राजकोट में वहां पर उन पर अंतिम कार्य इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आभार। तो इस सरकार की तरफ से जानकारी भी साझा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी का जो डीएनए है वो मैच हो चुका है, उनके शरीर की पहचान हो गई है और जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है इस विमान हादसे में, उन सभी की पहचान लगातार की जा रही है, उनके डीएनए मैच करने की कोशिश की जा रही है। और ये इस वक्त जानकारी है कि विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो चुका है। गणेश ठाकुर मेरे साथी इसी पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गणेश, अब आगे किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो चलेगा, कैसे कैसे अंतिम संस्कार किया जाएगा, कब होगा, और साथ ही जिन शवों की पहचान की जा रही है, डीएनए मैच करवाए जा रहे हैं, अभी तक उनकी संख्या कितनी है, अभी कितने बाकी हैं और कितनों का हो गया है डीएनए मैच? जी देखिए, ऑफिशियली अभी तक तो 32 ये आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अभी मेरी कुछ देर पहले सिविल के सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये संख्या बढ़ रही है, 40 के आगे ये संख्या पहुंच चुकी है। विजय भाई रूपाणी के पार्थिव शरीर को आज ही परिवार को सुपुर्द किया जाएगा और उनके यहाँ गांधीनगर के घर पर कुछ देर उनके पार्थिव को रखने के बाद राजकोट, जो उनका मूल जहाँ से वो आते हैं, तो राजकोट ले जाया जाएगा और राजकोट में उनके मित्र परिवार या लोगों को ये करने, उनसे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव को रखा जाएगा और फिर राजकोट में ही पूरे स्टेट फ्यूनरल या राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उन पर अंतिम कार्य होगा। क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेट फ्यूनरल उनको दिया जाएगा और बड़ी तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से और गुजरात सरकार की तरफ से, क्योंकि कई लोग उनको श्रद्धांजलि देने वहां पहुंच सकते हैं कल राजकोट में। इसी 60 सेकंड के वीडियो में छिपा है सदी के सबसे बड़े हवाई हादसे का राज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। 12 जून की दोपहर को हुए प्लेन क्रैश के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? इतना विशाल विमान, इतनी सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, फिर भी परकटे पंछी की तरह एयर इंडिया का विमान जमीन पर आ गिरा। देश में रोजाना 6 लाख लोग विमान में सफर करते हैं, इसीलिए यह खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। विमान के ब्लैक बॉक्स से हादसे की असली वजह पता लगेगी, लेकिन इसके एनालिसिस में महीनों का वक्त लगेगा।
आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विमान में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे विमान उड़ने के चंद सेकंड्स बाद धराशायी हो गया। बारह जून की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बोइंग के ड्रीमलाइनर 787 ने उड़ान भरी और रनवे से 1600 मीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर गया। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक रनवे से ही विमान के टेक ऑफ करने वाली तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि 12 जून की दोपहर आखिरी लम्हे में हुआ क्या था। इसी प्रकार से विमान भी कल भी एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ किया, जिसमें काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। अभी आप देख रहे हैं जितनी ऊंचाई, इससे काफ़ी कम ऊंचाई पर ये उड़ान हो रही थी। ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें तो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल पार करते ही ये विमान काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया था, लेकिन इसके विपरीत 12 जून को जब एयर इंडिया का विमान था वो विमान इतनी ऊंचाई नहीं पहुंच पाया था और लगभग जहां पर ये बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट की ख़त्म होती है वहां से 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही ये जो आपको सफ़ेद रंग का एक गुंबद नज़र आएगा, एक इमारत नज़र आएगी, यहीं पास में ही बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हॉस्टल था, मेस था और वहां पर ये एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के मुताबिक बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो 11,499 फीट लंबा है। कुल 4 मिनट का समय लगा। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे के शुरुआती पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल करते हुए 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली। हादसे के वक्त रफ्तार 322 किलोमीटर प्रति घंटे थी, यानी विमान का टेक ऑफ सही हुआ। फिर अगले 40 सेकंड में क्या हुआ होगा? एयरक्राफ्ट अपनी शून्य की स्थिति से एकदम से अपने को फुल पावर के साथ आगे बढ़ाना शुरू करता है, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। और जैसे ही थ्रस्ट पूरा मैक्सिमम होता है उतने छोटे से रनवे पे ही उठा करके ले जाने के लिए वो 2 इंजन जो है वो पूरी क्षमता के अनुसार जो है रनवे पे दौड़ाते हैं। और जैसे ही आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे जैसे ही रोटेशन के लिए जहाज़ को आप उठाते हैं, अगर उसके अंदर एक इंजन उस टाइम फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन से जहाज़ को ऊपर उठा करके वापस उसी रनवे पे ला करके लैंड करा सकते हैं। अगर दूसरा इंजन भी फेल हो जाए, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि वो जहाज़ वापस जो है नीचे ज़मीन की तरफ आते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहाज़ के दोनों इंजन फेल हुए हैं। जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सबसे दुर्लभ स्थिति है, क्योंकि इस विमान का रिकॉर्ड शानदार रहा है। दुनिया के सबसे लंबे रूट पर ड्रीमलाइनर जाने में सक्षम है। 250 यात्रियों को 14,000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान भीतर से कुछ ऐसा ही दिखता है। दुनिया भर में 1100 से ज्यादा ड्रीमलाइनर विमान उड़ते हैं, जिनमें रोजाना 4 लाख लोग सफर करते हैं। हल्का और मजबूत होता है ये विमान, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। तमाम सुविधाओं से लैस होता है ये ड्रीमलाइनर। ये पहली बार है जब ड्रीमलाइनर विमान जानलेवा दुर्घटना का शिकार हुआ है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये टेक ऑफ के समय ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ पाया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विमान ऊंचाई तक क्यों नहीं उठ पाया। जानकार वीडियो के आधार पर बता रहे हैं कि 625 फीट की ऊंचाई पर भी विमान के लैंडिंग गियर खुले दिख रहे हैं। जब विमान के लैंडिंग गियर यानी उसके पहिए टेक ऑफ के बाद भी खुले रहते हैं तो वो हवा में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। इस रुकावट का मतलब है कि हवा का दबाव विमान को पीछे की तरफ ज्यादा खींचता है,
जिससे विमान को आगे और ऊपर उठने के लिए ज्यादा ताकत यानी थ्रस्ट की जरूरत होती है। अगर पहिए खुले रहे तो इंजन की ताकत का बड़ा हिस्सा इसी खिंचाव को पार करने में लग जाता है और विमान उतनी आसानी से ऊंचाई नहीं पकड़ पाता या उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसीलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर को बंद यानी अंदर कर दिया जाता है ताकि हवा में रुकावट कम हो और विमान आसानी से ऊपर उठ सके। आमतौर पर लैंडिंग गियर को करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं था। जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है, जो राइट सीट पे बंदा बैठा होता है जिसको हम को पायलट कहते हैं, वो एक कॉल आउट देता है गियर अप। 50 या 100 फीट के ऊपर चला जाता है तो लैंडिंग गियर अप करना होता है, बिकॉज गियर से क्या होता है, एयरक्राफ्ट में ड्रैग बढ़ता है, उसके लिए आपको ज्यादा पावर चाहिए होती है उस ड्रैग को कम करने के लिए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पायलट ने लैंडिंग गियर अप करने के बजाय फ्लैप्स को अप कर दिया। जनरली आप देखिए कितनी कॉमनैलिटी है पूरी बात पे, गियर अप, फ्लैप्स अप, ये दोनों चीजें बड़ी मिलती हैं। पहले गियर ऊपर जाता है, उसके बाद फ्लैप्स ऊपर जाता है। क्रैश साइट पे नजर आया है, जहाज की वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लैंडिंग गियर डाउन है और जो फ्लैप्स हैं वो बिल्कुल अप हो चुके हैं। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप खुल गया। विमान में फ्लैप कितना अहम होता है उसकी आगे पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि क्या लैंडिंग गियर डाउन होना हादसे की वजह हो सकता है। एबीपी न्यूज की टीम पायलट ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले कैप्टन आलोक सिंह के पास पहुंची, ये जानने के लिए क्या लैंडिंग गियर डाउन रहना मानवीय चूक हो सकती है। यहाँ एक नई थ्योरी सामने आई, पायलट को टेक ऑफ के साथ ही गड़बड़ी का अंदेशा हो गया होगा, इस वजह से भी लैंडिंग गियर खुले छोड़ रखे होंगे ताकि इमरजेंसी में लैंडिंग कराई जा सके। सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है, और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हो कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें, ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी, तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके। मतलब लैंडिंग गियर खुले रहने पर सवाल तो है, लेकिन थियरी अलग अलग है। इसी तरह फ्लैप के एक्सपेंशन की थियरी भी है, उसके बारे में भी समझिए। विमान की सुरक्षा और कंट्रोल के लिए जरूरी होते हैं ये फ्लैप, जो विमान के पंखों के पास लगे एक्स्ट्रा प्लेट्स होते हैं। टेक ऑफ के समय सही एंगल यानी 10 से 20 डिग्री पर नहीं होते तो विमान को उड़ान भरने में दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैप बहुत कम या बहुत ज्यादा खुले हों तो विमान का आगे का हिस्सा, जिसे नोज कहते हैं, अचानक नीचे झुक सकता है, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ जाता और वो क्रैश भी हो सकता है। विमान के आखिरी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि नोज डिप यानी विमान का आगे का हिस्सा झुक गया था। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे ही गिरता चला गया। एक होता है आपका विंग, जिसको हम एरोफॉइल भी कहते हैं, तो फ्लैप उसका एक एक्सटेंशन पार्ट होता है। तो जनरली उसकी सेटिंग होनी चाहिए समवेयर अबाउट 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज या 20 डिग्रीज। दैट अगेन दिस इज कैलकुलेटेड बाय द पायलट। एयरक्राफ्ट का वेट इतने टन है, रनवे मेरा इतना अवेलेबल है, इतने डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके पास पूरा चार्ट होता है जिसमें वो अपनी स्पीड्स कैलकुलेट करता है कि जी मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना मेरा फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जो डिग्री में मिला उसके बाद में वो फ्लैप पूरा 0 डिग्री था, मतलब रिट्रैक्टेड कंडीशन में था। अमेरिका के एविएशन एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने वीडियो के आधार पर दावा किया है कि विमान के पुर्जे ठीक से फिट नहीं किए गए थे। सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीईओ कॉक्स का कहना है कि प्लेन के स्लैट्स और फ्लैप्स सही स्थिति में नहीं थे। एक्सपर्ट सिस्टम में खराबी की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं ड्रीम लाइनर का इंजन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतना मजबूत सिस्टम ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। अब जिस बात की आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है वो ये है कि विमान को जरूरत के मुताबिक थ्रस्ट नहीं मिला। थ्रस्ट यानी पावर। कम थ्रस्ट का मतलब होता है कि पावर की कमी के साथ उड़ान भरने पर भी क्रैश की आशंका हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि थ्रस्ट कम क्यों मिला? क्या कोई तकनीकी खराबी विमान में थी जिसे पायलट उड़ान से पहले पकड़ नहीं पाए?
तो क्या पावर कम मिलने की वजह से उड़ने के बजाय नीचे जमीन की ओर गिरने लगा विमान? सवाल उठना लाजमी है, या थ्रस्ट सेटिंग में गड़बड़ी हुई? ये सेटिंग्स फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर से कैलकुलेट की जाती हैं। अगर ये कैलकुलेशन गलत थी तो प्लेन की स्पीड और फ्लैप सेटिंग भी गलत हो सकती है। इसकी भी पड़ताल करेंगे। पहले जानना जरूरी है कि ये थ्रस्ट विमान में आता कहां से है और इसके कम होने की बात क्यों कही जा रही है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक्सेलरेटर होता है, तो आप जितना ये बीच में जो दो लीवर देख रहे हैं जिन पे कि अभी हाथ है, तो ये थ्रस्ट लीवर्स हैं दोनों इंजन के। तो जब ये थ्रस्ट लीवर्स को आप आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली यू आर एडिंग पावर, वो इंजन उतनी थ्रस्ट को मेंटेन करता है। और आजकल के नए आधुनिक सारे ये एयरक्राफ्ट हैं, इसमें ऑटोमेटिक थ्रस्ट होता है। तो एक दफ़े आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ले आके रख देते हैं, तो फिर एयरक्राफ्ट के वेरियस कंप्यूटर्स जो होते हैं फेडेक, वो अपने आप उसको कंट्रोल करते हैं थ्रस्ट को। बोइंग को तकनीकी तौर पर शक्तिशाली माना जाता है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि विमान को इतना थ्रस्ट यानी पावर नहीं मिल पाया? जैसे ही ऊपर उठने की उसने कोशिश की तो पायलट ने ये पाया कि जितना थ्रस्ट उसको मिलना चाहिए तो थ्रस्ट हो नहीं पा रहा था। जितने सेकंड बाद, जितने हाइट पर उसको पहुंच जाना था, उतने सेकंड बाद उस हाइट पर वो पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए पायलट को तुरंत ये हुआ कि कहीं पर कोई बहुत बड़ी खराबी है। इसीलिए उसने हेल्प के लिए सिग्नल दिया, जिसको मेडे के नाम से जाना जाता है। मेडे, 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 ये वो इमरजेंसी सिग्नल है जो पायलट बहुत बड़ी और जानलेवा परेशानी होने पर एटीसी को भेजता है। इंजन फेल हो जाना, विमान का कंट्रोल खो देना, कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाना, मेडे का मतलब है विमान को तुरंत मदद चाहिए। लेकिन इससे पहले कि एटीसी से कोई जवाब मिल पाता, विमान कुछ ही सेकंड्स में नीचे गिर गया और बिल्डिंग से जा टकराया। एक चीज क्लियर हो रहा है कि दोनों इंजन का पावर किसी कारण से, क्या कारण है हम लोगों को नहीं पता, किसी कारण से खत्म हुआ या कम हुआ, जिसके कारण वो जहाज को सस्टेन नहीं कर पाया और जहाज नीचे आ गया। What I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. सिचुएशन पे मेडे कॉल दी एयर इंडिया 171 के कैप्टन सबरवाल ने कि जी मैं इसमें लॉस ऑफ थ्रस्ट हुई है। लॉस ऑफ थ्रस्ट का मतलब केवल ये है कि इसमें इंजन जो है वो पावर नहीं दे पा रहा। इस जहाज में 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन पावर नहीं दे पा रहे। विमान में जिस गड़बड़ी की बात कही जा रही है वो प्लेन के वजन के मुताबिक होती है। तो क्या फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में गलत वजन दर्ज कराया गया, जिसकी वजह से सेटिंग्स गलत हुई? इस सॉफ्टवेयर एरर के सवाल का जवाब भी जानेंगे, लेकिन सवाल फ्यूल पर भी उठ रहे हैं। हादसे के वक्त अहमदाबाद का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। इतनी गर्मी में हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। विमान के ईंधन में भी हवा मिक्स होती है। अगर गर्मी की वजह से हवा की डेंसिटी कम होती है तो इंजन को कम पावर मिलता है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अगर फ्यूल क्वालिटी में कोई गड़बड़ी रही होगी तो भी पाइपलाइन में रुकावट आ सकती है, जिसमें इंजन को ईंधन नहीं मिल पाता और इंजन बंद होने की आशंका रहती है। आपकी फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है तो आपको फ्यूल ही नहीं पहुंचेगा इंजन में। तो जितना डिमांडेड थ्रस्ट है उससे रिड्यूस थ्रस्ट मिलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो फ्यूल लाइंस होती हैं जो इंजन तक जाती हैं उसमें वो फ्यूल पहुंचा ही नहीं, तभी कह रहे हैं लोग कि ड्यूल इंजन फेलियर हुआ। मतलब ईंधन की क्वालिटी में फर्क आने का सीधा असर इंजन पर पड़ेगा। विमान में विशेष ईंधन का इस्तेमाल होता है जिसे ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। जिस वक्त विमान हादसे का शिकार हुआ तब विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिसने पूरे इलाके को आग का गोला बना दिया। सवा लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। जानकार बताते हैं कि विमान के स्पीड सेंसर भी अगर ठीक से काम ना करे तो पायलट को स्पीड का डेटा गलत मिलता है, जिससे पायलट सही वक्त में टेक ऑफ का फैसला नहीं ले पाते।
जो आपकी स्पीड है वो स्पीड उस फेज ऑफ फ्लाइट से नहीं मैच कर रही। आपकी स्पीड जो इंडिकेशन आ रही है वो आ रही है 400 किलोमीटर पर आवर। उसमें ऑटोमेटिकली आपके फ्लैप्स रिट्रैक्ट कर देता है कंप्यूटर। वो कहता है जी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी आ रही है, आपको फ्लैप्स की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऑटो रिट्रैक्शन कर देता है। तो उस केस में पायलट कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार अभी तो मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ, मेरी स्पीड होनी चाहिए थी 250, ये 400 कैसे दिखा रहा है। इन दैट कंफ्यूजन आपके जो फ्लैप्स होते हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ट्रेजेक्टरी से आप लिफ्ट कर रहे थे वो फॉल्टर होगी, आपकी नोज नीचे डाइव करेगी। इसी तरह से सॉफ्टवेयर एरर भी एक बड़ी वजह हो सकता है, जिसके कारण विमान ऑटो पायलट मोड में आ गया हो या उसने गलत कमांड दे दी हो। चूंकि विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया तो बर्ड हिट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी रिहायशी इलाके से गुजरते हुए कोई पक्षी हिट कर गया हो। हालांकि विमान में 2 इंजन थे। अगर बर्ड हिट की वजह से मान लिया जाए कि एक इंजन को नुकसान पहुंचता भी, तो भी दूसरा इंजन विमान को सकुशल लैंड करा सकता था। लेकिन इस केस में विमान सीधे जमीन पर आ गिरा। विमान के टेक ऑफ में कितना रिस्क होता है इसे आप भी ऐसे समझ सकते हैं। विमान जब उड़ान भरता है और ऊंचाई तक पहुंचता है, उसमें पूरे सफर का सिर्फ 2% समय लगता है, लेकिन 20% विमान हादसे इसी समय के भीतर हुए हैं। 40 सेकंड की उड़ान पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। इंजन से लेकर प्लेन की बॉडी तक सब कुछ सवालों के घेरे में है। वो को पायलट का ये एक्सपेक्टेड है कि आपस में बातचीत करके चेक करेंगे हर एक इंस्ट्रूमेंट। इसको बोला वो नाम लेते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट चेक 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 चेक, इस तरह होता है सारा, और उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके टेस्ट होता है। सवाल ये भी है कि रनवे 23 के पूरे 11,500 फीट का इस्तेमाल पायलट ने टेक ऑफ के लिए क्यों किया, और इन सवालों के जवाब अब सिर्फ ब्लैक बॉक्स से मिल सकते हैं। विमान में हादसे की वजह समझने के लिए हम वर्चुअली प्लेन के अंदर और प्लेन के पास मौजूद थे। अभी मैं ग्राउंड जीरो पर स्पॉट के बेहद करीब खड़ी हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही विमान क्रैश हुआ था। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। इसके 2 हिस्से होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। CVR में पायलट रेडियो कम्युनिकेशन और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड होती है, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बात करें तो विमान का तकनीकी पैरामीटर ये रिकॉर्ड करता है। इसकी जांच होगी तभी साफ हो पाएगा कि हादसे के वक्त क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में विमान आग का गोला बन गया। तब तक हमें करना होगा इंतजार। ये थी रनवे 23 की कहानी, जिससे उड़ान भरकर AI-171 अपनी मंजिल को नहीं पा सका। इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। आपको बता दें, जहां एक साथ कई मकान गिर गए। हादसा मथुरा के गोविंद नगर इलाके में हुआ है, जहां घर गिरने की वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे वाली जगह पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। ये तस्वीरें वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। एक साथ कई मकान यहां पर गिर गए और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये पूरा जो हादसा हुआ है वो मथुरा के गोविंद नगर इलाके में हुआ है और मौके पर राहत बचाव के लिए टीमें पहुंची हुई हैं, जो लगातार वहां पर काम में लगी हैं। ये तस्वीर वहीं की आपको सीधी दिखा रहे हैं। हादसे वाली जगह JCB से वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।